हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 11 द यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड अफेयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल मार्केट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यूरोपियन यूनियन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझना है, कैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे बना। साथ ही हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि कौन से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स जिन्होंने एक सिंगल मार्केट बनाने की जरूरत पैदा की। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूरोपियन यूनियन EU दुनिया का एक यूनिक रीजनल इंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट है। इसका शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई, जब यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वॉर को अवॉइड करने के लिए कोऑपरेशन जरूरी है। सिंगल मार्केट का आइडिया, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, लोग और कैपिटल फ्रीली मूव कर सके, EU का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बना। इस आंसर में हम EU का इवोल्यूशन और सिंगल मार्केट के फॉर्मेशन के रीजन्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. शुरुआती कदम और पोस्ट वॉर कॉन्टेक्स्ट। वर्ल्ड वॉर 2 ने यूरोप को तबाह कर दिया था, इसलिए लीडर्स ने पीस के लिए कोऑपरेशन को एक जरूरी स्टेप माना। शूमन डिक्लेरेशन 1950 ने कोल और स्टील रिसोर्सेज को पूल करने का आइडिया दिया और इसी से यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECSC 1951 बनी, जिसमें 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसका मेन पर्पस था इकोनॉमिक रिकवरी के साथ फ्रांस और जर्मनी के बीच फ्यूचर वॉर को इम्पॉसिबल बनाना। यह इंटीग्रेशन का पहला प्रैक्टिकल स्टेप था। 2. इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्टेज आया ट्रीटी ऑफ रोम 1957 के साथ, जिसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC और यूरेटम एस्टैब्लिश हुए। EEC का मेन एम था एक कॉमन मार्केट बनाना और ट्रेड बैरियर्स को धीरे धीरे हटाना। 1960-70 में यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया गया। एनलार्जमेंट भी हुई, जैसे 1973 में UK, डेनमार्क, आयरलैंड ज्वाइन हुए और बाद में ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल। ऑयल क्राइसिस ने दिखाया कि कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज कितनी जरूरी है। 3. सिंगल मार्केट की ओर कदम। सिंगल यूरोपियन एक्ट 1986 एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें टारगेट सेट हुआ कि 1992 तक एक इंटरनल मार्केट कंप्लीट करना है। सिंगल मार्केट के बेस्ड 4 फ्रीडम्स: गुड्स की फ्री मूवमेंट, सर्विसेज की फ्री मूवमेंट, कैपिटल की फ्री मूवमेंट, पीपल की फ्री मूवमेंट। इसने मेंबर स्टेट्स के बीच फिस्कल, टेक्निकल और फिजिकल बैरियर्स कम किए। एक्ट ने डिसीजन मेकिंग को स्मूथ बनाया और यूरोपियन पार्लियामेंट का रोल भी बढ़ाया। रिजल्ट यह हुआ कि EU की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और स्ट्रांग हो गई और वो एक ग्लोबल ट्रेडिंग पावर बन गया। 4. सिंगल मार्केट के फॉर्मेशन के फैक्टर्स। इकोनॉमिक मोटिवेशन। बड़ा इंटीग्रेटेड मार्केट क्रिएट करके ग्रोथ और एफिशिएंसी बढ़ाना। ग्लोबल कंपटीशन। US और जापान की कंपटीशन का जवाब देना। पॉलिटिकल विल। जाक डेलस जैसे लीडर्स ने इंटीग्रेशन को पुश किया। टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंजेस। टेक्नोलॉजी और लेबर मोबिलिटी ने एक हार्मोनाइज्ड मार्केट की डिमांड बढ़ाई। पीस और स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को लास्टिंग पीस का रास्ता माना गया। कंक्लूजन। यूरोपियन यूनियन एक छोटी सी कोल स्टील कोऑपरेशन से इवॉल्व होकर दुनिया का सबसे एडवांस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसका मैं मकसद हमेशा पीस, प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी रहा। सिंगल मार्केट के फॉर्मेशन ने EU को एक मजबूत इकोनॉमिक बेस दिया, जिससे वो ग्लोबल स्टेज पर पावरफुल बन गया। आज EU का सिंगल मार्केट उसके इंटीग्रेशन का बैकबोन माना जाता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 2. Critically examine federalism as a theory to explain the process of European integration. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें फेडरलिज्म को एक थियरी के रूप में समझना है जो यूरोपियन इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करती है। हमें बताना है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, EU में इसकी रेलेवेंस क्या है, इसके फायदे और लिमिटेशंस क्या है। हमें एक क्रिटिकल एनालिसिस देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
फेडरलिज्म एक पॉलिटिकल थियरी है जिसमें पावर सेंट्रल अथॉरिटी और रीजनल यूनिट्स के बीच डिवाइड होती है। यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में फेडरलिज्म को उस करके समझा गया है कि कैसे नेशनल सॉवरेंटी का एक हिस्सा सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप का आइडिया जो स्पिनेली जैसे थिंकर्स ने दिया, इसी फेडरलिस्ट थॉट को दिखाता है। इस आंसर में हम क्रिटिकली देखेंगे कि फेडरलिज्म कितना यूजफुल थियरी है ईयू इंटीग्रेशन समझने के लिए। मेन बॉडी 1. फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट और ईयू से रेलेवेंस। फेडरलिज्म का मतलब है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच। ईयू एक पूरा फेडरल स्टेट नहीं है, पर इसमें फेडरल फीचर्स मिलते हैं जैसे कॉमन मार्केट, यूरोपियन पार्लियामेंट और बाइंडिंग लीगल सिस्टम। फेडरलिज्म एक लेंस देता है जिसमें हम समझ सकते हैं कि स्टेट्स अपना कुछ सॉवरेंटी एक कॉमन अथॉरिटी को क्यों देते हैं। 2. फेडरलिस्ट विजन और अर्ली इंटीग्रेशन। वर्ल्ड वॉर II के बाद यूरोपियन लीडर्स ने पीस और यूनिटी के लिए फेडरलिस्ट आइडियाज अडॉप्ट किए। स्पिनेली जैसे थिंकर्स ने बोला कि सिर्फ एक यूनाइटेड यूरोप हाई फ्यूचर वॉर्स को रोक सकता है। ECSC और ट्रीटी ऑफ रोम फेडरलिस्ट थॉट से इंस्पायर थे। यूरोजोन का क्रिएशन एक एग्जाम्पल है जहां मॉनेटरी पॉलिसी को एक सेंट्रल अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया गया। 3. फेडरलिज्म एज एक्सप्लेनेटरी थियरी। फेडरलिज्म एक्सप्लेन करता है कि कैसे अथॉरिटी ग्रेजुअल ट्रांसफर होती है नेशनल से सुप्रानेशनल लेवल तक। एग्जाम्पल्स: यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का नेशनल लॉज पर सुप्रीमेसी, यूरोपियन पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव रोल। फेडरलिज्म दिखाता है कि ईयू एक नॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक सुप्रानेशनल सिस्टम है। 4. क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस। फेडरलिज्म ईयू की यूनिटी को ओवर एस्टिमेट करता है क्योंकि ईयू अभी भी एक फेडरेशन नहीं है। फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसे एरियाज अभी भी नेशन स्टेट्स के कंट्रोल में है। फेडरलिज्म ब्रेक्सिट जैसी इवेंट्स या यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी के फेलियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। न्योफंक्शनलिज्म और इंटरगवर्नमेंटलिज्म जैसे थियरीज कभी कभी बेटर एक्सप्लेनेशन देते हैं। कंक्लूजन: फेडरलिज्म ईयू के इंस्टीट्यूशंस और सॉवरेंटी पूलिंग को समझने में एक यूजफुल फ्रेमवर्क देता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि ईयू अभी तक एक फुल फेडरेशन नहीं बना है। इसलिए फेडरलिज्म एक विजन टू देता है, पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए हमें दूसरी थियरीज को भी इंक्लूड करना पड़ता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Write short notes on the following in about 200 words each. A. United Kingdom and the European Union. B. European Security and Defense Policy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 अलग अलग शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहले नोट में यूके और ईयू के बीच के रिश्तों को कवर करना है, मेंबरशिप, ब्रेक्सिट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरे नोट में यूरोपियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी ESDP के ओरिजिन्स, फीचर्स और इंपॉर्टेंस को समझना है जो ईयू के सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स फ्रेमवर्क का हिस्सा है। आंसर: इंट्रोडक्शन। यूरोपियन यूनियन सिर्फ एक इकोनॉमिक कम्युनिटी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी पावर भी है। हर मेंबर स्टेट का रिलेशन ईयू के साथ अलग रहा है, और यूके का रिलेशन सबसे यूनिक और कंट्रोवर्शियल रहा। ब्रेक्सिट ने ईयू के हिस्ट्री में एक नया चैप्टर खोला। दूसरी तरफ यूरोपियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी ESDP ने ईयू को डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में एक ग्लोबल एक्टर बनने की कोशिश कराई। इस आंसर में हम दोनों टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। A. यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन यूनियन। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यूके ने 1950 में यूरोपियन इंटीग्रेशन से दूरी बनाए रखी क्योंकि उसे अपनी सॉवरेंटी और ग्लोबल टाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे। 1973 में यूके ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ज्वाइन किया जब उसे मेंबरशिप के इकोनॉमिक बेनिफिट्स समझ आए। 2. यूके एम्बिवलेंट रिलेशनशिप। यूके हमेशा कॉशियस रहा डीपर इंटीग्रेशन को लेकर। उसने यूरो करेंसी और शेंगन एग्रीमेंट जैसे प्रोजेक्ट से ऑप्ट आउट किया। डोमेस्टिक लेवल पे भी अक्सर स्केप्टिसिज्म रहा, जिससे सरकार को बैलेंस करना पड़ता था। 3. ब्रेक्सिट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। 2016 रेफरेंडम में यूके ने ईयू से निकलने का फैसला लिया, जिससे 2020 में ब्रेक्सिट ऑफिशियली हुआ। ब्रेक्सिट के बाद ट्रेड बैरियर्स, इकोनॉमिक डिसरप्शंस और नॉर्दर्न आयरलैंड बॉर्डर इश्यूज सामने आए। ईयू के लिए ये एक चैलेंज था, लेकिन इसने बाकी मेंबर्स को और ज्यादा कोहेसिव बनने के लिए पुश किया। समरी ऑफ नोट। ए. यूके और ईयू का रिलेशन सॉवरेंटी vs इंटीग्रेशन का एक क्लियर एग्जाम्पल है।
ब्रेक्सिट यूरोपियन पॉलिटिक्स और ट्रेड रिलेशंस के लिए एक लैंडमार्क इवेंट बन गया। बी यूरोपियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी ESDP। 1 ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन। कोल्ड वॉर के बाद यूरोप को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने की जरूरत महसूस हुई। 1999 में ESDP फॉर्मली लॉन्च हुआ, जो EU के कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी CFSP का हिस्सा है। 2 ऑब्जेक्टिव्स एंड मैकेनिज्म्स। EU को क्राइसिस मैनेजमेंट, पीस कीपिंग और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस के लिए स्ट्रांग बनाना, मिलिट्री और सिविलियन टूल्स डेवलप करना, सिक्योरिटी के लिए नाटो के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करना। 3 अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। बॉल्कन्स, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में EU ने पीस कीपिंग और क्राइसिस मिशंस चलाए। सिविलियन लेवल पर गवर्नेंस और पुलिसिंग इंप्रूव करने की कोशिश की गई, लेकिन लिमिटेड मिलिट्री कैपेसिटी, नाटो पर डिपेंडेंस और इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस चैलेंजेस बने रहे। समरी ऑफ नोट। बी ESDP EU का एक अटेम्प्ट है अपने आप को सिक्योरिटी एक्टर बनाने का। अचीवमेंट्स हुई है, लेकिन अभी भी काफी स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल लिमिटेशंस है। कंक्लूजन। यूके का EU से निकलना एक बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट था जिसमें सॉवरेंटी और इंटीग्रेशन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली दिखाई दिया। दूसरी तरफ ESDP ने EU को ग्लोबल सिक्योरिटी में एक पहचान दी, लेकिन उसके चैलेंजेस भी है। यह दोनों टॉपिक्स मिलकर EU की स्ट्रेंथ्स और स्ट्रगल्स दोनों को समझाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Examine the issues and implications of eastward enlargement of the European Union. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें EU के ईस्टर्न एनलार्जमेंट को समझना है। मतलब जब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज EU में शामिल हुई थी। हमें बताना है कि इस प्रोसेस के चैलेंजेस क्या थे और इसका यूरोप और दुनिया पर क्या असर पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूरोपियन यूनियन का ईस्टवर्ड एनलार्जमेंट 2004 और 2007 के समय हुआ जब पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, रोमानिया और बल्गेरिया जैसे देश EU के मेंबर बने। इन कंट्रीज ने कम्युनिस्ट रूल के बाद EU ज्वाइन करना स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चुना। लेकिन इस एक्सपेंशन के साथ बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और गवर्नेंस चैलेंजेस भी आए। इस आंसर में हम एनलार्जमेंट के इश्यूज और इम्प्लीकेशंस दोनों को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1 हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। कोल्ड वॉर के एंड के बाद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में शामिल होने की इच्छा थी। EU एनलार्जमेंट को यूरोप को यूनाइट करने, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ प्रमोट करने का एक जरिया माना गया। 1993 के कोपेनहेगन क्राइटेरिया कहता था कि नए मेंबर्स को डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी और EU लॉज अडॉप्ट करने होंगे। इम्प्लीकेशन। इस एनलार्जमेंट ने यूरोप में लिबरल डेमोक्रेसी की जीत दिखाई। रशिया के करीब EU का एक्सपेंशन जियोपॉलिटिक्स में टेंशंस का रीजन बन गया। 2 इकोनॉमिक इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस। ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के बीच इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा था। पूरे ईस्ट से वेस्ट में माइग्रेशन का डर था जो जॉब्स के लिए कंपटीशन क्रिएट करेगा। EU को कोहेजन फंड्स और डेवलपमेंट एड ज्यादा देनी पड़ी। अपॉर्चुनिटीज। एनलार्जमेंट के बाद EU दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट बन गया। वेस्टर्न कंपनीज को चीप लेबर और नए मार्केट्स मिले। ईस्टर्न कंट्रीज को EU इन्वेस्टमेंट और मॉडर्नाइजेशन का फायदा हुआ। इम्प्लीकेशन। EU इकोनॉमिक ब्लॉक के रूप में स्ट्रांग हुआ, लेकिन इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती रही। 3 इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस चैलेंजेस। नए मेंबर्स के साथ EU इंस्टीट्यूशंस पर प्रेशर बढ़ गया। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स। 27 मेंबर्स के साथ कंसेंसस बनाना मुश्किल हो गया। पॉलिसी अलाइनमेंट। नए देश के लॉस को EU के स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करना टाइम कंज्यूमिंग था। डेमोक्रेटिक डेफिसिट। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर कंसर्न्स उठने लगे। इम्प्लीकेशन। लिस्बन ट्रीटी जैसी रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी ताकि डिसीजन मेकिंग स्ट्रीमलाइन हो। 4 सिक्योरिटी, कल्चरल एंड जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस। सिक्योरिटी। एनलार्जमेंट ने फ्रैजाइल डेमोक्रेसीज को स्टेबलाइज किया। कल्चरल चैलेंजेस। ज्यादा डाइवर्सिटी के वजह से कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स भी हुए, जैसे पोलैंड और हंगरी के रूल ऑफ लॉ डिस्प्यूट्स। जियोपॉलिटिक्स। EU रशिया रिलेशंस टेंस हो गए क्योंकि EU रशिया की बॉर्डर्स तक पहुंच गया। एनलार्जमेंट ने EU का फोकस ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। इम्प्लीकेशन। एनलार्जमेंट ने EU को ग्लोबल एक्टर बनाया, लेकिन रशिया के साथ रिलेशंस और खराब हुए।
डेमोक्रेसी और इंटीग्रेशन प्रमोट करने में ईयू का रोल और स्ट्रांग हुआ। कंक्लूजन, ईस्टवर्ड एनलार्जमेंट ईयू के हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। इसने पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दी और ईयू को एक स्ट्रॉन्ग सिंगल मार्केट बनाया। लेकिन साथ ही गवर्नेंस इश्यूज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और रशिया के साथ टेंशंस भी लाए। ओवरऑल, एनलार्जमेंट ने ईयू के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को सामने रखा और यूरोप के इंटीग्रेशन को एक नई पहचान दी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Examine the European Union initiatives and role in environmental protection and climate change. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ईयू के स्टेप्स और पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए बनाए गए हैं। हमें ईयू के इनिशिएटिव्स, लॉज, एग्रीमेंट्स और उसके ग्लोबल रोल को डिटेल में बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूरोपियन यूनियन ईयू एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के इश्यू पर हमेशा से एक लीडर के रूप में देखा गया है। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ईयू ने स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाई और एम्बिशियस टारगेट सेट किए। यूरोपियन ग्रीन डील, कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम और स्ट्रिक्ट लॉज के जरिए ईयू ने अपने ही कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ दुनिया को भी इन्फ्लुएंस किया है। इस आंसर में हम ईयू के मेजर इनिशिएटिव्स और उसके ग्लोबल रोल को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. अर्ली एनवायरनमेंटल इनिशिएटिव्स और लीगल फ्रेमवर्क। 1970 में ईयू ने अपना पहला एनवायरनमेंटल एक्शन प्रोग्राम EAP स्टार्ट किया जिसमें क्लीन एयर, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस था। ट्रीटी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन TFEU का आर्टिकल 191 एनवायरनमेंट पॉलिसीज का बेस है जो प्रिकॉशन और प्रिवेंशन प्रिंसिपल को प्रमोट करता है। पोल्यूशन कंट्रोल, रिसाइकलिंग और इंडस्ट्रियल एमिशंस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाकर ईयू ने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किए। 2. यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। ईयू ने इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में लीड लिया और एमिशन रिडक्शन के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स दिए। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम EU ETS 2005 में शुरू हुआ और अभी तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्बन मार्केट है। इसमें कंपनीज को एमिशन अलाउंसेस मिलते हैं और ट्रेडिंग से ग्रीन प्रैक्टिसेस प्रमोट होते हैं। 2030 क्लाइमेट टारगेट प्लान। ईयू का टारगेट है कि 1990 के लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक 55% ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस करे। यूरोपियन क्लाइमेट लॉ 2021। इस लॉ ने क्लाइमेट न्यूट्रलिटी 2050 तक अचीव करना लीगली बाइंडिंग बना दिया। 3. यूरोपियन ग्रीन डील और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूरोपियन ग्रीन डील 2019 एक एम्बिशियस स्ट्रैटेजी है जिसमें 2050 तक कार्बन न्यूट्रल यूरोप बनाना टारगेट है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल फार्मिंग, फार्म टू फॉर्क स्ट्रैटेजी और क्लीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म उन रीजन्स और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है जो ग्रीन ट्रांजिशन के वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। ये पॉलिसीज डायरेक्टली UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 13 क्लाइमेट एक्शन से लिंक्ड है। 4. इंटरनेशनल रोल और ग्लोबल लीडरशिप। ईयू अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करता है और UN के COP क्लाइमेट समिट्स में ब्लॉक के तौर पे नेगोशिएट करता है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ईयू क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स फंड करता है। 2023 में ईयू ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM इंट्रोड्यूस किया जिससे इंपोर्टेड गुड्स पर भी क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। हाँ, चैलेंजेस जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर एनर्जी डिपेंडेंस और मेंबर स्टेट्स के बीच इंटरेस्ट डिफरेंसेस है, पर ओवरऑल ईयू दुनिया को लीड कर रहा है। कंक्लूजन। आखिर में, यूरोपियन यूनियन ने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के मामले में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज बनाई है। अपने लीगल फ्रेमवर्क्स, क्लाइमेट लॉज और यूरोपियन ग्रीन डील के जरिए ईयू ने खुद के लिए और दुनिया के लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन ईयू का लीडरशिप ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।